वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। दुनिया भर में जी तेजी से जो बदलती हुई आपके लिए लाइफस्टाइल है, तर्ज ज़िंदगी है, उसमें उम्र रसीदा आबादी हो, खेलों में बढ़ती दिलचस्पी हो, मुख्तलिफ अमराज के इलाज के जदीद तरीक़ों ने जी फिजियोथेरेपी की अहमियत को पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा भी दिया। आज ये शोबा महज एक मुतबादिल इलाज नहीं है, बल्कि आलमी सतह पर मेडिकल साइंस का एक लाजमी हिस्सा समझा जाता है। चाहे बात हो रही हो बुजुर्ग अफराद को सेहतमंद बुढ़ापे की सहूलत देने की, खेलों के मैदान में खिलाड़ियों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की, या आम लोगों के लिए फिटनेस या रिहेबिलिटेशन के आसान तरीके फराहम करने की, तो फिजियोथेरेपी हर जगह अपना मुनफरिद और एक पॉजिटिव या प्रोडक्टिव रोल अदा कर रही है। आज हम भी इसी हवाले से बात करेंगे फिजियोथेरेपी की जो अहमियत है, इसका जो आलमी और मकामी रुझानात हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे इसके क्या असरात हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद हसन हमारे साथ मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हसन, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो ये बताएं कि दुनिया भर में जो फिजियोथेरेपी है, इसकी बढ़ती हुई अहमियत कह लें और इसकी वजूहात क्या हैं बेसिकली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, पहले तो आपने दावत दी। फ़िज़िकल थेरेपी एक डेवलपिंग फील्ड है। ऐसा अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो ये पिछले 15 से 20 सालों में ग्रो करना स्टार्ट हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फ़िज़िकल थेरेपी पूरे पाकिस्तान में अपने स्पेसिफ़िक सेगमेंट्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें पीड्स है, न्यूरो है, इसके साथ साथ मस्कुलोस्केलेटल, स्पोर्ट्स, गायनी, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि एक जनरल पिक्चर में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि एक स्पेशलाइज्ड फील्ड बन चुकी है। पहले फिज़िकल थेरेपी वाज जस्ट लाइक अ फिजियोथेरेपिस्ट। अब ये है कि हम लोग उसको डिफ़ाइन करते हैं कि एक न्यूरो का स्पेशलिस्ट है, एक पीड्स का स्पेशलिस्ट है, और इसी तरीके से हम लोग स्ट्रोक में जो फालिज के पेशेंट्स हैं, देखें एक पेशेंट जिस वक्त उसको स्ट्रोक हो जाता है तो डॉक्टर के पास बेसिक मैनेजमेंट है, यानी उसको उस फेस से निकाल दिया जाता है। लेकिन जो आगे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो वो सफ़र कर रहा होता है, उसको निकालने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट अपना क्लिनिक किरदार अदा करता है। फिजियोथेरेपिस्ट उसको एबल करता है कि वो रिटर्न टू फंक्शन करे, अपनी रूटीन में वापस आ सके। सिमिलरली पीड्स में जैसे डेवलपमेंटल डिलेस, बच्चे बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो पाते, गर्दन होल्ड नहीं कर पाते, ये तमाम वो फील्ड्स हैं। सेरिब्रल पाल्सी है जिसको एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट ट्रीट करता है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि आजकल एक बहुत रुझान है कि घुटनों की रिप्लेसमेंट की जाती है, टोटल नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट, मल्टीपल ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स हैं जिनको ट्रीट करने के बाद, सर्जरी के बाद जब पेशेंट बेड पे होता है तो उस बेड से उठा के उसको रूटीन में लेके जाना वो एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हसन, हमें ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल में जो फिजियोथेरेपी है, जो बुजुर्ग अफराद हैं, एक जो बुढ़ापा वाला मामला है, उसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए या एक सेहतमंद बुढ़ापा आप जिसे कह लें, उसको गुजारने में हेल्प कर सकती है? अगर हम इसको बिगर पिक्चर में देखें तो जेरियाट्रिक्स में बेसिक फॉल्ट क्या होता है। अगर आप किसी बूढ़े शख्स को देखते हैं या जो 60 प्लस जिसको हम कहते हैं, तो मोस्टली लोग अपने काम भी कर रहे होते हैं लेकिन उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि जिसमें कहा जाता है कि ये उठते बैठते तकलीफ़ है, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त, नमाज़ पढ़ते वक्त या अपने रूटीन के कोई भी काम करते वक्त उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। फिज़िकल थेरेपी उसमें एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसको हम कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर किया जाए, यानी कि जिस पॉइंट पे जो एक्टिविटी लेवल उनका है हम उसको मेंटेन कर सकें। सिमिलरली प्रिवेंशन ऑफ फॉल, ये एक ऐसा फैक्टर है जैसे कि अगर आप एग्जांपल्स उठाएं तो आपको सोसाइटी में मल्टीपल एग्जांपल्स मिलती हैं कि जो बड़ी एज के अफराद हैं, अमूमन वॉशरूम में गिरने से उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन्हांस हो जाती हैं। तो ये प्रिवेंशन ऑफ फॉल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और उनकी जनरल मसल स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हैं ताकि हम इसको प्रिवेंट कर सकें। सो इसमें एक डिस्कशन में ये बात हमने डिस्कस की कि ज़िंदगी और मौत जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उसको कैसे गुजारा जाए, यानी उसको या तो आपने बेड पे गुजारना है एज अ डिसेबल्ड, या आपने उसको एज अ एक्टिव लाइफ गुजारना है। तो ये डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। बेहतरीन। अच्छा, जब हम पास में देखें तो फिजियोथेरेपी को या इस फील्ड को हमेशा एक ऑल्टरनेट के तौर पे देखा जाता था कि अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिला जी MBBS में तो उसको वो इस तरफ आ जाता था। क्या आज भी यही रुझान कायम है? मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी। साथ ही पाकिस्तान में अगर आजकल के दौर में देखा जाए, जहाँ पर आप फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस के हवाले से बता रहे हैं, ये फील्ड कितनी मजबूत हुई है ओवर टाइम, और अगर हम तालीम की बात करें तो क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है।
क्योंकि ये एक सेकंड चॉइस थी जिसको हम कहते हैं कि अब जो मेरिट पे नहीं उतरते थे या अफोर्ड नहीं कर पाते थे प्राइवेट कॉलेजेस को या मल्टीपल फैक्टर्स में, वो फिज़िकल थेरेपी में या फिजियोथेरेपिस्ट बनते थे। लेकिन गुजरते टाइम के साथ, जैसे हम अपने एक्सपीरियंस में बात करें, जिस टाइम हमने ज्वाइन किया था तो हमें 10 लोगों को बताना पड़ता था कि हम फिजियोथेरेपी क्या है या हम इस फील्ड में क्यों आए। अगर हम इसके 10 साल पीछे चले जाएँ और आज की पिक्चर को देखें तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिजियोथेरेपी इज़ मोस्टली नंबर 1 चॉइस, लेकिन अब इसमें भी कुछ फैक्टर्स को देखना ज़रूरी है। फैक्टर्स में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कहाँ से कर रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूट के पास उसका अपना टीचिंग हॉस्पिटल है, उसमें रनिंग क्लिनिकल सेटअप है, आपकी फैकल्टी कौन सी, वो फैक्टर्स हैं जिसको अमूमन बच्चे इग्नोर कर देते हैं। और जब वो प्रैक्टिकली फील्ड में बाहर आते हैं, स्पेशली हमने कोविड में देखा, बिकॉज हमारी फील्ड बिल्कुल एक प्रैक्टिकल फील्ड है, इर्रिस्पेक्टिव कि जब तक हैंड्स ऑन नहीं होगा तब तक लोगों को अपनी स्किल जो है वो सीख नहीं पाएंगे। तो सिमिलरली जब कोविड में ऑनलाइन स्कूलिंग थी और मल्टीपल फैक्टर्स से जिसकी वजह से ट्रेनिंग नहीं हो पाई, तो जब वो स्टूडेंट्स मार्केट में हमारे पास एज इन जॉब सीकिंग के लिए आते हैं तो पता लगता है कि इनको बेसिक्स का भी आइडिया नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे सिस्टम में लैक करती हैं। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि काउंसिल अभी तक अपने उस मयार पे नहीं पहुंच पाई जिसमें एक क्वालिटी एश्योरेंस की जा सके। तो उन इंस्टीट्यूट्स को सिलेक्ट करना ज़रूरी है जिनका एक प्रीवियस पास्ट है या जिनका एक ट्रेनिंग सेटअप अपना या बड़े टीचिंग हॉस्पिटल के साथ वो एसोसिएटेड हैं। लेकिन अगर हम देखें कि इसका बाहर की दुनिया में क्या पर्सपेक्टिव है, तो फिज़िकल थेरेपी की डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें स्किल शॉर्टेज गिनी जाती है। और इसमें जो हमारे पास से कैंडिडेट्स हैं जैसे यूके यूएस वगैरह में अप्लाई करते हैं तो वो वर्कर वीज़ा पे वहाँ पे इनवाइट कर लिए जाते हैं। उनमें मोस्टली जैसे यूएस में भी ग्रीन कार्ड का शॉर्टेस्ट रूट अवेलेबल है। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे एथलीट्स आते हैं, स्पोर्ट्समैन आते हैं और वो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि जब वो इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनके पास कोई आलमी मयार का फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होता। सो आपके ख़्याल में ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि जब एक प्लेयर या कोई एथलीट जा रहा है खेलने तो उसके साथ एक फिजियोथेरेपी वाला शख्स या थेरेपिस्ट होना बड़ा ज़रूरी है? इत्तेफाक से जो आपने सवाल पूछा है, मेरा इसमें क्योंकि अपना भी एक एक्सपीरियंस रहा है, मैं मल्टीपल टीम्स के साथ काम कर चुका हूँ, नेशनल टीम के साथ रहा हूँ। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं ये समझता हूँ कि कुछ क्वालिटी लैक्स ज़रूर हैं क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेशंस का इशू है। लेकिन जो लोग अपने स्टैंडर्ड्स पे स्टैंड आउट करते हैं उनमें भी अब वही बात है कि जो टीम अफोर्ड कर सकती है वो कहती है कि हम इंटरनेशनल फिजियो को ही यहाँ पे हायर करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसे एक मिसाल लेते हैं या हम हॉकी की बात करते हैं तो वहाँ पे फिज़िकल थेरेपिस्ट मौजूद है और वो मोस्टली उनमें लोकल ही हैं। एक या दो वो लोग हैं जो कि उस टीम को लीड कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली फॉरेन ट्रेंड हैं, मगर मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो हमारे पास लोकली ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और इस वक्त मल्टीपल डिग्रीज जो हैं वो इसमें अवार्ड की जा रही हैं MSPT स्पोर्ट्स के हवाले से। गुजरते वक्त के साथ ये चीज़ें इंप्रूव होंगी जब सर्टिफिकेशंस, मेरा ख्याल है कि जब कंपटीशन बनता है ना तो बहुत सारे लोग अपने आप को इवॉल्व करने के लिए मेहनत करते हैं और फिर इंडिविजुअल लेवल पे एक स्ट्रक्चर बिल्डअप होता है। तो सिमिलरली वी आर इन दैट फेज। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट टीम्स को अवेयरनेस ही नहीं है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या हो सकता है। यानी हम टीम स्पोर्ट्स में, जैसे मैं अगर आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं तो आई वाज वर्किंग फॉर एन इंटरनेशनल प्रोग्राम, तो उस टाइम पे 40 बंदों की टीम है। उस टीम के अंदर 12 या 13 या 15 जो प्लेयर्स हैं उनके अलावा बाकी टीम की भी जो मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर होती है। तो ये गुजरते वक्त के साथ मुझे उम्मीद है आइंदा चंद सालों के अंदर आप देखेंगे कि एक बिल्कुल स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है। मैं इसमें एक मिसाल देता हूँ कि जैसे अगर कोई हम सस्ती गाड़ी या एक नॉर्मल चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका मैकेनिक भी एक UL बंदा होता है। लेकिन अगर हम कोई हाईली स्पेशलाइज्ड कोई एक रेसिंग कार यूज़ करेंगे तो उसका जो फिज़िकल थेरेपिस्ट है या उसका जो मैकेनिक है वो भी बिल्कुल एक स्पेशलाइज्ड बंदा होता है। तो ओवर द टाइम ये चीज़ें ग्रो कर रही हैं। चलें, आई एम ग्लैड कि ओवर द टाइम ये ग्रो कर रही हैं। अच्छा, फिटनेस के हवाले से बात करें तो लोगों को अफोर्डेबिलिटी का थोड़ा इशू होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ सादा या कुछ ऐसी मौसर टिप्स हमें दें जो घर बैठ के इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्पफुल हो, या फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस। बेसिकली जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के मल्टीपल तरीके मौजूद हैं। जैसे कि मिसाल मैं देता हूँ कि आप अपने पोस्चर्स को लाजमी चेंज करें। हमारी ख़वातीन 2-2 घंटे एक ही पोज के अंदर, एक ही पोस्चर के अंदर खड़ी हैं और फिर बाद में कंप्लेन करती हैं कि मेरे घुटनों में तकलीफ स्टार्ट हो गई है या मेरी कमर में पेन स्टार्ट हो गई है। उसका सबसे जो आसान हल है वो ये है कि 20-20 का रूल अपने ज़हन में रखें। 20 मिनट काम करें, 20 सेकंड का रेस्ट करें। इससे ना तो आपकी काम की कंटिन्यूटी में कोई फ़र्क पड़ेगा, मगर यह है कि ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप खड़े हैं तो
बैठ जाएं, अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, चल पड़ें, 2-3 कदम चल लें। इसी सिलसिले में कुछ एक्सरसाइजेस या कुछ वो बेसिक टोटके हैं जिसके लिए आपको कोई ख़ास इक्विपमेंट, कोई ख़ास टाइम नहीं चाहिए। 20 सेकंड की कलील मुद्दत में आप वो आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट, जो मेरे साथ डॉक्टर सलीम मौजूद हैं, प्लीज़ आप इस हवाले से एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड कर दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वेल, डेली लिविंग्स में हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बेसिकली जो हमारा एक्सरसाइज की रूटीन होती है उसी के अंदर ही आ जाती है। हम उठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, इसी में हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम चलते फिरते हुए, हम खड़े हुए हैं, वही हमारा एक पोस्चर जो है ना मेंटेन हो जाता है उसी में। अगर हम अपने मेंटल स्टेबिलिटी के साथ, उसको फोकस के साथ रहें तो हम तकरीबन सारी चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक नॉर्मल जो वर्किंग बंदा है उसका काम ले लेते हैं, उसको ले लेते हैं, ऑफिस वर्कर है या कोई आईटी का बंदा है या कोई बैंक मैनेजर है, जिस तरह से उनका काम होता है, प्रोलॉन्ग सिटिंग्स होती हैं और उनको देगा 8-8 घंटे उन्होंने काम ही करना है सारा। तो उनके हवाले से अगर हम देखें कि वो किस तरह से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को ठीक रख सकते हैं कि उनको पेन ना आए, उनको मसला ना हो। तो इसी तरह ये है कि जैसे एक आईटी का बंदा है, उसका 8 घंटे कंटिन्यूसली उसने काम करना है, कंटिन्यूसली उसकी शिफ्ट चल रही है, उसने अब लैपटॉप पे काम करना है, तो उसकी जो गर्दन है वो अकड़ जाती है और गर्दन के पट्टे जो हैं वो सख्त हो जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि हर 20 से 25 मिनट के बाद ना उसको चाहिए कि वो अपनी गर्दन को ना एक नॉर्मल मूवमेंट जो हमारी होती है, जिसमें हम दाएं बाएं, लेफ़्ट राइट, ऊपर नीचे देखते हैं ना, ये एक दफ़ा कर ले। इस नॉर्मल रेंज में ही उनकी जो मूवमेंट है ना वो हो जाएगी और जो एक चेन होती है ना स्टिफनेस की, एक कंटिन्यूशन की जो चेन होती है, वो चेन टूट जाएगी। उस चेन के टूटने की वजह से ये होगा कि वो जो स्टिफनेस वहाँ पे बनना शुरू हो जाती है ना, वो नहीं होगी, मसल अकड़ाहट में नहीं आएगा। तो उसके लिए ये है कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक तो आपने बैठना सही तरीके से है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब ये काउच है ना, इस पर अगर बैठने के कई तरीके हैं। अगर एक नॉर्मल बंदा आएगा ना, वो आके इस तरह से बैठ जाएगा, ठीक है, वो अपना कंफर्ट जोन ढूंढेगा। तो फिजियो में कोटेशन है, वो कहते हैं कि अगर आप कंफर्ट जोन में बैठे हैं ना, तो आप गलत पोस्चर में बैठे हैं, ठीक है। तो आपको पोस्चर मेंटेन करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस तब आती है जब आप उसको बार बार अपनी डेली रूटीन में आप अपने उसको मसल माइंड कनेक्शन के साथ रिपीट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ जो असल तरीका है ना बैठने का, वो ये है कि आप पीछे जाएं, बिल्कुल अपनी जो बैक है, जो सीट है, किसी किस्म की भी सीट है, ज़रूरी नहीं है कि वो एर्गोनॉमिक चेयर ही हो, ठीक है। हर सेटअप में आपको एर्गोनॉमिक चेयर नहीं मिलती, ठीक है। आप ऑफिस में चले जाएं, वो बहुत कम ऑफिसेज होते हैं जो आपको ये चीज़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मली ऐसे नहीं होता। तो आपको रैंडम चेयर मिलेगी। रैंडम चेयर पे जाके आपने करना क्या, आपके अपनी जो बैक है ना, बैक को बैक रेस्ट के साथ हिट करके बैठना है, चाहे जैसा भी। अब ये काउच है, इसकी बैक थोड़ी पीछे करके है, ठीक है। तो इस पे ये है कि मैं पीछे जाऊंगा और इस तरह से सीधा होके ना बिल्कुल स्ट्रेट बैठूंगा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल पोस्चर है। अगर मैं इसको जैसे ही मैं थोड़ा सा थक जाऊंगा 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, तो बजाय इसके कि मैं यहाँ से स्लाइड करके थोड़ा सा लेट जाऊँ, इससे बेहतर है कि आप उस जगह से थोड़ा सा उठ जाएं, हल्की फुल्की एक वॉक करें। अगर आसपास कोई पानी रखा हुआ है, पानी ले लें, कुछ पी लें, आपकी बॉडी की हाइड्रेशन भी रहेगी उससे, और जो है ना बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी और स्टिफनेस भी नहीं आएगी। इसी तरह दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह नॉर्मली ख़वातीन है घर पे खाना बनाती हैं, या इस तरह करते हुए किचन में अक्सर बाज़ औक़ात उनको खड़ा रहना पड़ता है, मेहमान आ जाएँ तो और ज़्यादा लंबा चला जाता है वो, ठीक है। तो उनके भी ये मसले शुरू हो जाते हैं। उनके जैसे वो खाना बनाती है तो उनको टेनिस एल्बो का मसला शुरू हो जाता है रेपिटेटिव मूवमेंट्स की वजह से, ठीक है। और इसी तरह जैसे वो खड़े खड़े खाना बना, कभी उनकी कमर में मसला शुरू हो जाता है, कभी उनके घुटनों में मसला शुरू हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन। डॉक्टर मोहम्मद हसन और डॉक्टर सलीम हमारे साथ मौजूद थे जी, और इनसे हम बात कर रहे थे। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।